मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में आज 835 नए मरीज मिले हैं। राहत की बात यह है कि 614 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी है कि कोरोना से रिकवरी रेट 70% हो गई है। इसके साथ ही अब जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप लॉकडाउन लगाने का फैसला नहीं लेंगे। लॉकडाउन का प्रस्ताव भोपाल भेजना होगा, जिस पर सरकार फैसला करेगी। इस संडे लॉकडाउन रहेगा। सरकार ने ढील देने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। साथ ही प्रदेश में कल यानी 1 अगस्त से 14 अगस्त तक किल कोरोना अभियान पार्ट 2 की शुरुआत होने जा रही है। आज 835 नए केस हमारे आए थे और 614 डिस्चार्ज भी हुए। ये डिस्चार्ज होने की चेन भी हमारी लगभग उतनी ही बनी हुई है। रिकवरी रेट बढ़कर हमारी अब 70% हुई। ये जो 835 आए हैं वो 14,647 सैंपल में से आए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है सैंपल लेने का। ये सैंपल हमारे एंटीजन टेस्टिंग जब से भोपाल में होगी, इसके बाद ये सैंपल हमारे और बढ़ जाएंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने शाम को कोरोना की बैठक में यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब क्राइसिस कमेटी सीधा लॉकडाउन नहीं कर सकेगी, उसे भोपाल बात करना होगी। शासन के स्तर पर वो बात करेगी। उसके बाद ही लॉकडाउन अब किसी भी जिले के अंदर होगा। सीधा लॉकडाउन जिला नहीं कर सकेगा। आज नारा भी दिया इस जो पार्ट 2 चालू हो रहा है, किल कोरोना पार्ट 2। संकल्प की चैन जोड़ो और संक्रमण की चैन तोड़ो, ये इसका मूल मंत्र होगा। 1 अगस्त से 14 अगस्त तक यह अभियान चलेगा। वही खबर भोपाल से, जहां कोरोना काल में लोगों की परेशानी कल बढ़ सकती है। दरअसल शहर में कल मेडिकल स्टोर्स बंद रहेंगे, इसलिए आप सभी अपनी जरूरी दवाइयों का इंतजाम आज ही कर लें। भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। कोरोना को देखते हुए कल दुकान बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही मेडिकल स्टोर पर आने वाले लोगों से सार्थक ऐप डाउनलोड करवाने का भी फैसला लिया गया है। होलसेल एंड रिटेल सारा व्यवसाय बंद रहेगा, लेकिन इमरजेंसी सुविधाएं जैसे कोई बाई चांस कार्डियक पेशेंट आता है या कोई एक्सीडेंट होता है, हमारा नंबर बाहर लिखा हुआ है, हमें फोन करेगा तो हम तुरंत उनको दवा उन्हीं के स्थान पर पहुंचाएंगे। पुलिस प्रशासन की सक्रियता के बावजूद मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और अब तो पुलिस वालों पर भी हमला करने से रेत माफिया नहीं चूक रहे। ताजा मामला सीहोर के रेहटी जहाजपुरा रेत खदान का है, जहां एक बार फिर रेत माफियाओं की दबंगई सामने आई है। देर रात चेकिंग के दौरान रेत माफियाओं ने पुलिस वालों पर जानलेवा हमला करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी, जिसमें एक आरक्षक के दोनों पैरों में चोटें आई हैं। आरक्षक को गंभीर हालत में होशंगाबाद रेफर किया गया है, जहां निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि सूचना के आधार पर सलकनपुर पुलिस रात के वक्त चेकिंग कर रही थी। इस दौरान 3 ट्रैक्टर को रोका गया तो ट्रैक्टर चालक ने पुलिस वालों पर ही ट्रैक्टर को चढ़ा दिया। जहाजपुरा गए थे अवैध 3 ट्रैक्टरों की सूचना पर, वहाँ पर ट्रैक्टर पकड़े। 2 ट्रैक्टर साहब ने पकड़ लिए, एक ट्रैक्टर के पीछे में भागा तो सब बलपूर्वक धक्का देके मेरे को फेंक दिया। मैं ट्रैक्टर के नीचे मेरा पैर आ गया। कितने रेत माफिया थे लगभग? 3 ट्रैक्टर थे। और किसी के ऊपर भी कोई घटना हुई है? नहीं, कोई किसी उद्देश्य से किया गया हमला जो भी है उस पर हमने कार्रवाई की। धारा 300 शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने की धारा 353, रेत चोरी से ले जाने की धारा 379 एवं अन्य विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर दिया गया है। और आरोपियों की तलाश के लिए हमारे 4 टीम बनाई गई हैं, उनकी तलाश की जा रही है। आरक्षक धर्मेंद्र यादव नर्मदा हॉस्पिटल में भर्ती हैं होशंगाबाद में। उसने बताया कि उसको टक्कर लगी है और उसका एक पैर में फ्रैक्चर है और उसको वहां पर भर्ती किया गया है। दोनों ट्रैक्टर पकड़ लिए गए हैं। एक व्यक्ति भी हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ अभी जारी है।
देवास में महिला की आत्मदाह की कोशिश मामले में सज्जन सिंह वर्मा और अजीता वाजपेयी ने पीड़ित महिला और परिवार से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने प्रशासन पर जानबूझकर फसल उजाड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 15 जून से 15 सितंबर तक सीमांकन, नपती और अतिक्रमण नहीं हटाया जा सकता, फिर भी प्रशासन जेसीबी लेकर फसल उखाड़ने लगती है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि किसान फसल बर्बाद होते नहीं देख सकता। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि मामला कोर्ट में है। 8 अगस्त को सुनवाई होनी थी, फिर क्यों प्रशासन ने इतनी जल्दबाजी दिखाई। बीजेपी सरकार पर दलित और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया गया है। मेरा पूरा आरोप प्रशासनिक अधिकारियों पे कि इस 15 जून से 15 सितंबर के बीच क्यों आपने ये कृत्य किया, आपने क्यों झूठ बोला कि दोनों पक्षों का समझौता हो गया। यदि समझौता होता तो उस पर हस्ताक्षर होते, हस्ताक्षर नहीं थे। तीसरी बात, इस प्रकरण की 8 अगस्त तारीख लगी हुई थी, तो 8 अगस्त के पहले फिर क्यों कार्रवाई आपने की। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की लगातार बयानबाजी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ कराया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी को सद्बुद्धि देने की भगवान से कामना की। यज्ञ स्थल पर जीतू पटवारी के कटआउट भी लगाए गए थे, जिस पर अलग अलग तरह के स्लोगन भी लिखे गए थे। इधर भी बैठ जाओ, बोला क्या ये आ जाओ। हाँ यार बोला क्या यार, बेटा यार तुम वाले मत देखो, बोला क्या। बढ़ते आगे, उपचुनावों से पहले कांग्रेस ने एक बार फिर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया है और इस बार इस अभियान के तहत कांग्रेस 27 सीटों पर गंगाजल लेकर पहुंचेगी। पूर्व सीएम कमलनाथ 5 अगस्त को भोपाल से अभियान की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस ने घर घर भोलेनाथ के बाद अब घर घर गंगे का भी नारा दिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत किया है। कमलनाथ ने कहा है कि देशवासियों को इसकी बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है। ये सिर्फ भारत में ही संभव है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूं। देशवासियों को इसकी बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है। ये सिर्फ भारत में ही संभव है। वहीं मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कमलनाथ के राम मंदिर पर दिए गए बयान का स्वागत किया है। मोहन यादव ने पूर्व सीएम की तारीफ करते हुए कहा है कि कांग्रेस के दूसरे नेताओं को भी कमलनाथ से प्रेरणा लेते हुए समर्थन करना चाहिए। साथ ही दिग्विजय सिंह को भी देश के सामने अपना रुख रखना चाहिए। कमलनाथ जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने राम मंदिर का स्वागत किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि और भी उनसे प्रेरणा लेकर के उनके समकक्ष कांग्रेस के नेता इस बात का समर्थन करें, क्योंकि ये बात हमारी लोकतंत्र की विशेषता है कि हमारे कई विषयों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जिन विषयों को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, अब उस पर कोई विवाद कोई नहीं कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। खबर जबलपुर से है। यहां राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्वाचन को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने ये याचिका दायर की है और उन्होंने अपनी याचिका में ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग की है। चुनाव याचिका में कहा गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा चुनाव में नियमों का उल्लंघन किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया है। सिंधिया की तरफ से राज्यसभा चुनाव के लिए दायर किए गए नामांकन में आपराधिक मामले छिपाए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि साल 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा भी था। लेकिन अपने नामांकन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस मामले को छिपाया है, जो कि नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने जो उनके 2018 में श्यामला हिल्स भोपाल में एक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध था, उसकी जानकारी होने के बाद भी उन्होंने छुपाई है। ऐसे अवैधानिक रूप से चुने गए ज्योतिरादित्य सिंधिया
को सांसद से पद से हटाने के लिए हमने माननीय न्यायालय जबलपुर में, उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका प्रस्तुत की है और हमें उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय होगा। अगर उनके पर्सनल नॉलेज में FIR रजिस्टर्ड है तो उनको डिस्क्लोज करना चाहिए था, विच अमाउंट्स टू अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इट्स अ करप्ट प्रैक्टिस, और करप्ट प्रैक्टिस है तो इसका ये मतलब है उनका राज्यसभा में वो बने होने के लिए नहीं है। क्या लगता है कब तक सुनवाई संभव है मामले में? देखिए, हमने रिक्वेस्ट करी है, अब आज हमारी फाइलिंग हो गई है। अब आज के बाद जैसे हाईकोर्ट की रूटीन रोस्टर होता है, they'll give us a date। खबर ग्वालियर से। यहां ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सफाई को लेकर काफी जागरूक नजर आए। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मोती महल में टॉयलेट की गंदगी को देखकर सफाई में जुट गए। बता दें कि मोती महल में संभागीय कमिश्नर सहित कई अधिकारियों के ऑफिसेज हैं। ऊर्जा मंत्री यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होने आए हुए थे, लेकिन टॉयलेट गंदी देखी तो खुद हाथों में झाड़ू उठा ली, ब्रश उठा लिया और टॉयलेट की गंदगी को साफ किया। और ऐसा पहली बार नहीं है कि जब मंत्री इस तरह से साफ सफाई करते हुए नजर आए। पिछली कांग्रेसी सरकार में भी जब वो मंत्री थे तब भी इसी तरह से नालियां, सड़कों को, नाले को साफ करते हुए नजर आए थे। और अब बीजेपी में मंत्री है और लेकिन अंदाज वही पुराना है। विदिशा के माधवराज सिंधिया जिला अस्पताल में मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। करोड़ों की लागत से बने 5 मंजिला भव्य जिला अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 2 महिलाएं स्ट्रेचर से खुद ही मरीज को अस्पताल में इधर उधर इलाज के लिए घूम रही हैं। उनकी सुनने वाला कोई नहीं, वार्ड बॉय गायब है। वीडियो को देखकर सिविल सर्जन डॉक्टर संजय खरे ने कहा है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, वार्ड बॉय नहीं रहते। अब सवाल ये उठता है कि भव्य अस्पताल में जब मरीजों को सुविधाएं ही नहीं मिल रही हैं तो ऐसे में अस्पताल का मतलब ही क्या है। हालांकि जी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अरे भाई रुको जरा। और खबर उज्जैन से है। यहां पटवारी दुष्यंत वर्मा को पुलिस ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लिम्बा पिपलिया गांव के किसान भूपेंद्र चौधरी की जमीन की पावती बनाने के लिए पटवारी ने रिश्वत मांगी थी। नई पावती के एवज में 5,000 रुपए देना तय हुआ। फरियादी भूपेंद्र चौधरी ने मजबूरी में हाँ तो कर दिया, लेकिन इसकी सूचना लोकायुक्त पुलिस को दी, जिसके बाद दोनों के बीच सौदेबाजी का रिकॉर्ड 21 जुलाई को ही लोकायुक्त पुलिस के पास पहुंचा दिया गया था। बाद में लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी दुष्यंत वर्मा को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया और जिसके बाद पावापुरी में रहने वाले दुष्यंत वर्मा रंगे हाथ पकड़े गए। लोकायुक्त निरीक्षक राजेंद्र वर्मा ने बताया है कि पटवारी ने पावापुरी में नया बंगला भी बनाया है, उसकी भी जांच की जाएगी। इस शिकायत का सत्यापन कराया गया, सत्यापन सही पाया गया। पटवारी 5,000 रुपये लेने के लिए सहमत हुए और आज यानी 31 को पटवारी दुष्यंत वर्मा वह रिश्वत राशि 5,000 रुपये उनके घर पर लेने के लिए आए और जैसे ही उन्हें रिश्वत राशि दी उन्हें गिरफ्तार किया गया है। खबर झाबुआ से है। यहां महिला के साथ अमानवीय व्यवहार और प्रताड़ित करने के मामले में पति समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने कल देर शाम मुख्य आरोपी पति समेत 5 की गिरफ्तारी की थी। इसके बाद आज सुबह पुलिस ने बचे हुए 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि महिला को सजा के तौर पर पति को कंधे पर बैठाकर गांव में गुमवाया गया था। पुलिस के अनुसार नामजद के अलावा इस घटना में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसी सूचना मिली उस सूचना के तहत जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया कठोर IPC धाराओं के तहत। उसके बाद में जो उसके आरोपी थे उन सभी की लगातार तलाश की गई और अब जो है उसमें 7 आरोपियों को जो है पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। इन सभी आरोपियों को जो है माननीय न्यायालय के समक्ष जो है पेश किया जाएगा एवं अग्रिम जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबरें मध्य प्रदेश की और भी है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बेहतर शिक्षा और आधुनिक तरीके से बच्चों को पढ़ाने के मामले में दमोह जिला देश भर में अव्वल आया है।
नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए पूरे देश में 2018 से अभियान शुरू किया था, जिसमें दमोह जिला पहले नंबर पर आया है। नीति आयोग ने ट्वीट में लिखा है कि दमोह जिला इस साल जून तक हुए कार्यों के आधार पर पहले स्थान पर है। इसके बाद कलेक्टर ने जिले भर के शिक्षकों को बधाई दी है। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए दमोह में बोलो ऐप के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का कार्य शुरू किया गया। इसके साथ ही स्कूलों को नए तरीके से बनाने का भी काम किया गया। इन सब कोशिशों के बाद दमोह देश भर में अव्वल आया है। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को पीएम मोदी करेंगे, जिसमें शामिल होने वालों को न्योता भेजा गया है। जबलपुर में रहने वाली 88 साल की उर्मिला चतुर्वेदी भी शिलान्यास के लिए आमंत्रण का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए 28 साल से अन्न त्याग रखा है। फल और जल के सहारे ही वो जिंदा है। उर्मिला चतुर्वेदी चाहती हैं कि वो राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास के समय पहुंचकर भगवान राम की पूजा अर्चना करें और फिर प्रसाद के रूप में अन्न ग्रहण करें, लेकिन अभी तक इन्हें आमंत्रण नहीं मिला है। घर में रहकर ही उर्मिला चतुर्वेदी सुबह शाम भगवान राम की पूजा अर्चना करती हैं और राम मंदिर निर्माण के लिए प्रार्थना करती हैं। परिवार के सदस्यों का कहना है कि शिलान्यास में शामिल होने का न्योता नहीं मिला, लेकिन वो खुश है कि जल्द ही भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। कायदे से तो सरकार को थोड़ा निमंत्रण वगैरह देना चाहिए था, जो इतने साल से इन्होंने राम मंदिर के लिए तपस्या की। निमंत्रण मिलने से उनको भी एक तसल्ली मानसिक रूप से हो जाएगी कि हाँ, हमारे इतने साल के, हालांकि कोई इस वजह से नहीं है कि मतलब किसी के निमंत्रण का वो रास्ता देख रही हैं, उनको ऐसी आत्मिक संतोष हो जाएगा कि हाँ, हमें इसके लिए याद किया गया। और इस बुलेटिन में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की खबरें।